स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 12 जनवरी में पूछे गए ऑल शिफ्ट में प्रश्न दोस्तों जीके और हिंदी सेक्शन का, जिसमें बात करेंगे दोस्तों सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट। अंत में दोस्तों देखेंगे हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न, साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हर एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जिससे जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में उनको बहुत सारा मदद मिलेगा। अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो एनालिसिस लगातार कर रहे हैं तो आपके लगभग दोस्तों 15 से 20 नंबर प्लस हो सकते हैं अगर आप लगातार एनालिसिस देख रहे हैं तो, क्योंकि कल छात्रों ने बताया कि दोस्तों हूबहू रिपीट प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैं जब कराऊंगा तब आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सीधे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न का। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल, लड़के बहुत खुश हो रहे थे कि एक सवाल तो सबसे आसान था और यह सवाल वही था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। साथ में याद रखेंगे दोस्तों राज्यपाल आपसे अगर पूछता है तो आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। लोकसभा सीट अगर पूछ लेता है तो सबसे अधिक भारतीय राज्यों में 80 लोकसभा सीट किसके पास है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के पास है। राज्यसभा सीट 31 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते जाएंगे, कहीं से भी अगर पेपर में पूछा जाता है रिलेटेड प्रश्न तो यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? देखिए दोस्तों सूक्त तो पूछ लिया, 1028 इसका सही उत्तर था। मंडल को आप याद रखेंगे दोस्तों, कुल 10 मंडल है, ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों वेद, ये आपको पता होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। थोड़ा सा इस प्रश्न में दोस्तों डाउट हमको अभी तक है कि क्या यह प्रश्न दूसरे तरीका से पूछा गया था, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर नहीं पूछा गया था तो पूछ लिया जाएगा, क्योंकि लगभग 1 महीना आपका पेपर चलेगा और एक दिन में दोस्तों 4-4 शिफ्ट लिए जा रहे हैं, तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यह भी प्रश्न अगर नहीं पूछा गया तो जरूर पूछा जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो स्थापना 1885 में हुआ। संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा WC बनर्जी हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था त्रिपुरा था इसका सही उत्तर, कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। CM यहाँ के मानिक शाह, याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CM भी आपको ध्यान रखना है, त्रिपुरा का मानिक शाह हो जाएगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण। अगला सवाल है, मैरी कॉम किस राज्य से है? तो दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल, मणिपुर से मैरी कॉम है, ध्यान रखेंगे। और ये किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैरी कॉम के बारे में कि 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता ये जीत चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था 2022 में। देखिए दोस्तों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, ये सारे शहर में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। किस राज्य में, तो गुजरात में, यही आपसे सवाल पूछा गया था। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एशिया कप 2022 कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था। दोस्तों इस बार एशिया कप जो हुआ था ना T20 फॉर्मेट में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन जीत लिया 2022 का एशिया कप, तो श्रीलंका जीता था। और कौन हारा था, तो पाकिस्तान फाइनल में हार गया था। दोस्तों 2023 का विश्व कप से सवाल पूछा जा सकता है, जो कि 50 ओवर का गेम होता है। तो दोस्तों इसमें भारत आयोजन करने वाला है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत करेगा। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 17 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यही था कि अस्पृश्यता का अंत आपके ऑप्शन में भी था। देखिए दोस्तों आर्टिकल से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और मैं जब भी आर्टिकल करा रहा हूँ तो लगातार आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसा कि पूछा गया था कि अनुच्छेद 14 तो समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 जाति लिंग विभेद, अनुच्छेद 16 समान अवसर और अनुच्छेद 19
प्रेस की स्वतंत्रता। ये सारे अनुच्छेद आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। तो दोस्तों त्योहारों का त्यौहार बोला जाता है हॉर्नबिल त्यौहार को, और ये कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोसांग दोस्तों इम्पोर्टेंट है, सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार उत्सव लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बतुकुम्बा तेलंगाना में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, अंग्रेज सरकार द्वारा अवध को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया था। तो दोस्तों कल जब मैं एनालिसिस करा रखा था तो उसमें बताया था कि दोस्तों कि अवध को याद रखिएगा, ठीक है। झांसी वाला जो प्रश्न पूछा गया था वहाँ मैंने स्टार लगाया था अवध पे, और ठीक दोस्तों सेकंड शिफ्ट में अवध से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अवध को अपने राज्य में शामिल किया ब्रिटिशों ने 1856 ईस्वी में, याद रखेंगे। राज्य हड़प नीति के तहत अवध को शामिल कर लिया गया 1856 ईस्वी में। देखिए दोस्तों यह कौन नीति लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था राज्य हड़प नीति, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं फिर से दोस्तों इस चार्ट के बारे में। देखिए सतारा सबसे पहले कब्जा किया गया 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849 में, बगहाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में, और अवध जो है दोस्तों सबसे अंत में किया गया था तो 1856 में। यानी दोस्तों जिस जिस पे स्टार लगा हुआ आपको दिख रहा है वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे ये झांसी वाला पूछ लिया, अवध वाला पूछ लिया, तैयार रखिएगा दोस्तों, सतारा वाला भी पूछने वाला है। अगला सवाल है, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था केरल। तो निशा गांधी नृत्य दोस्तों केरल में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, एक बार इसको डिटेल्स में पढ़ के बैठ जाइएगा, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। मतलब एक सवाल, और एक सवाल कितने नंबर का रह रहा है, 2 नंबर का रह रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास, और इसका अवधि कब था, तो 2007 से लेकर 2012 तक चला था 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि। और इसका क्या था उद्देश्य, तेज और अधिक समावेशी विकास, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो दोस्तों खासी पहाड़ी आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका सही उत्तर था कि मेघालय में खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बात करें दोस्तों मेघालय स्थित मानसीराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, जो कि मानसीराम खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट को। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के जगह पे। अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों नीति आयोग का, तो प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। सीईओ की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर है, ये भी आपको याद रखना है। उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी, सवाल पूछ लिया गया है, ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का, सुमन बेरी, याद रखिएगा दोस्तों, सीईओ से सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी का देख लेते हैं हम लोग फटाफट एनालिसिस। देखिए दोस्तों हिंदी में वो प्रश्न बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना ना आसान आसान प्रश्न आ रहा है ना कि सब कोई 18 से 19 प्रश्न सही करके आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको अंत में गद्यांश दिख जाता है, वही पैराग्राफ, ठीक है, जो बड़ा सा रहता है उसमें से प्रश्न उत्तर दिया रहता है, प्रश्न दिया रहता है उसको उत्तर देना रहता है। तो ऐसे करके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल हिंदी के लिए घबराना नहीं है दोस्तों, और आपके जीके जीएस भी रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों छात्रों ने बताया कि जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, तो मितभाषी बोलते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेट प्रैक्टिस में मैंने लगभग दोस्तों 4 से 5 बार, प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार करा रखा था इस प्रश्न को। तो जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में अल्पभाषी दिखे तो ये भी सही है। अगला सवाल पूछा गया था कि घर में गंगा बहना, तो दोस्तों अनायास लाभ होना इसका सही मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। अनायास लाभ होना, घर में गंगा बहना मुहावरे का। संत का विलोम शब्द क्या है, तो दोस्तों असंत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ऐसे सिंपल सवाल आपके हिंदी के दिख रहे हैं जो बिल्कुल सेट प्रैक्टिस से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है, क्लेश, यातना, पीड़ा, पीर, शोक, मातम, ये सारे दुख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, जानने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बताना था तो जिज्ञासा हो जाएगा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। पर्यायवाची शब्द से लगातार सवाल बन रहे हैं कि नदी का पर्यायवाची शब्द बताइए, आज पूछा गया। तो सरिता, तनुजा, दरिया और तटनी, ये सारे नदी के पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला सवाल पूछा गया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होगा कि खुद कार्य न कर सकने पर बहाना बनाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि आधा तीर आधा बटेर, इस मुहावरे का अर्थ बताना था दोस्तों। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेमेल स्थिति। ठीक है, याद रखेंगे, बेमेल स्थिति आपके ऑप्शन में भी था। अगला सवाल पूछा गया, उससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों टॉपिक कौन कौन ट्रेंड कर रहा है आपके हिंदी में। तो मुहावरा, शब्द अशब्द यानी कि शब्द वर्तनी जो है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और समास, संधि, ये सारे टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है 12 जनवरी थर्ड शिफ्ट का दोस्तों। चलिए इस शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है परंतु जंतु में नहीं होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर था कोशिका भित्ति और प्लास्टिड। ये दोनों ऐसे हैं दोस्तों जो केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं लेकिन जंतु में नहीं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? तो दोस्तों तिलहन नहीं, अरंडी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ध्यान रखेंगे, ये तिलहन नहीं होगा। तो रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो अरंडी है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, जीएसटी किससे संबंधित है? तो दोस्तों जीएसटी संबंधित है आपके अप्रत्यक्ष कर से, ध्यान रखेंगे। जीएसटी क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। देखिए इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे, 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अगला सवाल पूछा गया है, स्फलेराइट किसका अयस्क है? दोस्तों स्फलेराइट जो है जिंक का अयस्क है, ध्यान रखेंगे। और इसका सूत्र की बात करें तो ZnFeS होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट धातु के अयस्क देखते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क होता है दोस्तों बॉक्साइट, क्रायोलाइट। जस्ता का होता है दोस्तों जिंक ब्लेड। कैलामिन, याद रखेंगे, कैलामिन इंपॉर्टेंट है। सीसा का गैलेना। अगला सवाल है, सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? तो सही उत्तर था दोस्तों ओणम। कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केरल में मनाया जाता है। तो सितंबर में दोस्तों फसल उत्सव के रूप में ओणम मनाया जाता है जो कि केरल में। बिहू असम, मकर संक्रांति उत्तर भारत, नुआखाई उड़ीसा, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विशु MTS, ग्रुप डी, NTPC और अब SSC GD। तो इन सारे प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। विशु का इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन 3 में पूछ चुका है, अब SSC GD का बारी है, तो आप लोग तैयार रखिएगा। विशु किस राज्य का फसल त्यौहार है? तो केरल का है। अगला सवाल है, बैंक रेट का अर्थ क्या है? यानी आपसे बैंक दर के सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बैंक दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक RBI से दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं दोस्तों। तो बैंक रेट इसी को बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो बिल्कुल सरल सवाल है दोस्तों। तो 1951 से लेकर 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि था। तो देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट में भी आपसे प्रश्न पूछा, थर्ड शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा, आप लोग ध्यान में रखेंगे पंचवर्षीय योजना से। अगला सवाल पूछा गया कि मनरेगा एक्ट कब आया था? तो दोस्तों मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में आया था। राइट आंसर इसका क्या था? 2005 था, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर 90 क्रिकेट टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो दोस्तों नौशीन खादिर बन गए हैं भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच नौशीन खादिर। ये थोड़ा सा सवाल टफ माना जाएगा क्योंकि दोस्तों अंडर 90 से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग आइए यहाँ से कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो आने वाले परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो क्या पूछा जाएगा दोस्तों? तो पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय महिला टीम का कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर, याद रखेंगे दोस्तों। पुरुष की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं अभी भारत के क्रिकेट टीम का। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच कब समझौता हुआ था? तो दोस्तों 1916 में लखनऊ में आयोजन किया गया था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच का समझौता 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट जिसको नाम दिया गया। अगला सवाल है दोस्तों कि राज्यपाल की शक्ति से सवाल आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन में यही होगा, हालांकि ऑप्शन मुझे पता नहीं है, कि मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, क्षमादान तो इसके अनुच्छेद भी हैं, लेकिन
मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की शक्ति नहीं है। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ अधिकार नहीं था दोस्तों, कर्तव्य था, याद रखेंगे क्या था? कर्तव्य था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है, उसके लिए सॉरी। तो मौलिक कर्तव्य लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जिस छात्र को ये पता था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, तो उसका उत्तर सही था दोस्तों, इंदिरा गांधी। वो आसानी से उत्तर कर सकता था कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि थिरुवियारू महोत्सव कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों तमिलनाडु का यह महोत्सव है थिरुवियारू। तो महोत्सव से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, नृत्य से पूछे जा रहे हैं, इन सारे टॉपिक को आपको देख के जाना है पेपर में। देखिए दोस्तों, और भी तमिलनाडु के प्रमुख महोत्सव हैं, जैसे पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, ये सारे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, केंद्र के नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। संजय मल्होत्रा को केंद्र का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पवनों का देश की बात करें तो उसको डेनमार्क बोला जाता है, और यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि पवन चक्कियों की भूमि किसको बोलते हैं? नीदरलैंड को। डूबते हुए सूरज नॉर्वे को। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, जो कि इटली में स्थित है, इसको बोला जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है पेपर से पहले। वर्तमान भारत के महान्यवादी कौन हैं? दोस्तों करेंट अफेयर से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, नियुक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो आर वेंकट रमणी दोस्तों बन गए हैं वर्तमान भारत के महान्यवादी। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 76 यानी 76 नंबर अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। कैग दोस्तों कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया आपसे दोस्तों फोर्थ शिफ्ट में कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें बीसीसीआई की 1928 में स्थापना हुई। अध्यक्ष है वर्तमान में रोजर बिन्नी, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में बने हैं, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला है। और सचिव जयशाह हैं, जो अमित शाह के लड़का हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से दोस्तों हरित क्रांति संबंधित है। बिल्कुल सेट प्रैक्टिस से सवाल पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा लोकसभा में क्रिमिनल प्रोड्यूसर बिल विधेयक 2022 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि अवसादी चट्टान कौन सी है? तो दोस्तों अवसादी चट्टान की बात करें तो बलुआ पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर, सेल चट्टान, और भी बहुत सारे हैं। अब आप बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों समानता के अधिकार की बात करें तो कुल 5 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख मिलता है समानता का अधिकार का। आइए अगले सवाल का बात करते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं बताया कि 2 दिन से लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं और हम लगातार डिटेल्स में बात करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में किसके काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों हेनरी वाल्टर के शासनकाल में हुआ था। उस समय बांग्लादेश भी भारत में था, तो वहाँ की राजधानी जो है ढाका, अब वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। पहले भारत में था, तो यहाँ जनगणना पहली बार किया गया था 1830 में। किसके शासन में? तो हेनरी वाल्टर के शासनकाल में। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भाग 14 में यूपीएससी संविधान के भाग 14 में उल्लेख किसको मिलता है? यूपीएससी का। कहाँ से कहाँ तक इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया है? तो 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के लिए संविधान में अनुच्छेद मौजूद है। देखिए दोस्तों अध्यक्ष कौन है यूपीएससी का? तो डॉक्टर मनोज सोनी है, याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो इसका सही उत्तर था अरब सागर दोस्तों है भारत के पश्चिम में महासागर। अगला सवाल पूछा गया कि रॉ के सचिव कौन है? RAW के सचिव कौन है? तो सामंत कुमार गोयल बने हैं दोस्तों RAW के सचिव, यही हमारा सही उत्तर था।
अगर आपसे पेपर में स्थापना पूछे तो 1968 में रॉ की स्थापना की गई थी। अगला सवाल पूछा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, और यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है दोस्तों, किसी भी पेपर में आप बैठ जाइए। तो इसका सही उत्तर था जुलाई 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना किया गया। मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो शंघाई चीन याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि रूसा का फुल फॉर्म क्या होगा। RUSA का फुल फॉर्म दोस्तों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया तो 2013 में रूसा का स्थापना किया गया था। अगला सवाल पूछा गया लोसांग त्यौहार किस राज्य का है, तो सिक्किम का है। मैंने अभी डिटेल्स फैक्ट में बताया और आगे चल के चौथे शिफ्ट में प्रश्न भी बन गया है। तो ऐसे ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। एनालिसिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 15 से 20 नंबर आपके अधिक हो सकते हैं अगर आप एनालिसिस लगातार कर रहे हैं तो लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लास्ट सवाल पूछा गया कि एशियन गेम 2018 में इवेंट कितने थे। ये ज़बरदस्त प्रश्न था दोस्तों, इवेंट आपसे पूछ लिया गया था। खेल पूछता तो चलो अच्छा है, खेल बच्चों को याद रहता है, लेकिन इवेंट पूछा है दोस्तों तो याद रखेंगे 465 इवेंट हुए थे एशियन गेम 2018 में। और कुल कितने खेल थे तो 40 खेल इसमें आयोजन किया गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्या आपको एनालिसिस से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ये भी बताना है दोस्तों, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब है वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ है दोस्तों उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। कुल 17 प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है और उन 17 प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिनका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में वो फटाफट क्या करेंगे अपना अपना आंसर मिलाते चलेंगे, ठीक है। और जिनका परीक्षा अभी आने वाले दिनों में उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से एनालिसिस है वो कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। और साथ में दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को थोड़ा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है। दोस्तों पहले शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है 12 जनवरी का, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था संजय राउत बन गए हैं दोस्तों शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का। कब 2022 में भी नया नया बने हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सवाल पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी है। ये भी आपको दोनों फैक्ट याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वयस्क में कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था 6। तो वयस्क में कितने पोषक तत्व आवश्यक है दोस्तों, तो 6 है। कौन कौन है नाम आप लोग याद रखेंगे, विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन, पानी और कार्बोहाइड्रेट। ये 6 जो है ये पोषक तत्व हैं जो कि वयस्क में आवश्यक होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्सव से सवाल आपके बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। उत्सव टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करके बैठेंगे पेपर में देने, ठीक है। तो सागा दावा उत्सव दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय फूल उत्सव है दोस्तों, ये भी मनाया जाता है सिक्किम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लोसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोसार इसको भी ध्यान रखेंगे कि सिक्किम में मनाया जाता है। और सागा दावा तो प्रश्न पूछ ही लिया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले कौन विषय हैं। देखिए दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से सवाल लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। आज शुरुआत हो गई प्राथमिक क्षेत्र का, तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से भी प्रश्न बनेंगे। तो देखिए दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है कच्चा माल, कृषि, पशुपालन, खनन एवं उत्खनन। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें उद्योग आता है, विनिर्माण आ जाता है। तृतीय क्षेत्र भी देख लेते हैं जिसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा और बैंकिंग ये सारे आते हैं तृतीय क्षेत्र में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, तो पूछा गया कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था भारत, अपना प्यारा देश भारत का दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कुल कितने शब्द है ये सवाल अगर पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेंगे 1,17,369 शब्द से बना है हमारा संविधान, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों सबसे छोटा शब्द के अनुसार तो मोनाको हो जाएगा। मोनाको देश का संविधान जो है दोस्तों सबसे छोटा है शब्द के अनुसार, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो सही उत्तर था दोस्तों जूट हो जाएगा, पटसन हो जाएगा, कपास हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। तो जूट, पटसन और कपास का इस्तेमाल किया जाता है रस्सी बनाने में।
अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से। तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है? तो दोस्तों राइट आंसर था बंगाल। तो बंगाल पर स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था और इसने बंगाल के विभाजन करने की रणनीति अपनाई थी और उसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। कहां से? तो बंगाल से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सोना नारायण किस नृत्य से जुड़े हैं? तो दोस्तों सोना नारायण जुड़े हैं कथक नृत्य से। देखिए इनके गुरु का नाम है बिरजू महाराज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिरजू महाराज भी कथक से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि सोना नारायण अगर कथक नृत्य से संबंधित है तो बिरजू महाराज भी क्या होंगे? कथक नृत्य से होंगे, क्योंकि इनके स्टूडेंट थे सोना नारायण। देखिए दोस्तों, जो कथक नृत्य है यह किस राज्य का नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर था असम। सत्रिय नृत्य जो है दोस्तों असम राज्य का नृत्य है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है लावड़ी नृत्य, जो कि महाराष्ट्र से है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, आने वाले पेपर में पूछा जाएगा, 100% कन्फर्म है, ठीक है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि लावड़ी किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों सही उत्तर था बिहार। तो बिहार का दोस्तों पूरे देश में, भारत में साक्षरता दर कम है, 63.82% है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 63.82% है बिहार की साक्षरता दर। अगर आपसे भारत का साक्षरता दर पूछता है तो 74.04% है आपका भारत का साक्षरता दर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कौन क्रिकेटर नहीं है? अब दोस्तों 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक जो था वो क्रिकेटर नहीं था और वो ऑप्शन में था सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है दोस्तों वो टेनिस खिलाड़ी है, ध्यान रखना है। तो आप लोग तो क्रिकेटर का नाम अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे। अगला सवाल है, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफेद अवक्षेप किसके बनने के कारण होता है? तो दोस्तों बेरियम सल्फेट बनने के कारण एक सफेद अवक्षेप बनता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों वो विलयन में मौजूद रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को मिलाइएगा तो बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है और प्लस में सोडियम क्लोराइड आपका बनेगा, ध्यान रखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया से सवाल पूछा गया, यानी मंत्रालय से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आज पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है दोस्तों, इसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया लाया गया था भारत में, ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों इसकी शुरुआत स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2015 को, और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2015 को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों CSIR का प्रथम महिला महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। तो दोस्तों आपको यह एनालिसिस वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि काफी मेहनत करना पड़ता है, अकेला आदमी क्या क्या करे। आप लोग को अभी पर्यायवाची शब्द का वीडियो भी हमको शूट करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि आपके हिंदी से लगभग 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द से, और एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले बिल्कुल उसी में से प्रश्न आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हिंदी बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फॉलो कर रहा है, रिपीट प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर का मैंने आप लोग को दिया भी था PDF कंप्लीट 63 सेट का, आप लोग अगर उसको पढ़ के लिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका हिंदी में 18 से 19 प्रश्न बिल्कुल आसानी से सही कर सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़े होंगे तब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब भी करते रहना है, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।